नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं वो है ज्ञान वर्गीकरण की अपन बात करेंगे। कल के जो वीडियो में, पिछले वीडियो में अपन ने ज्ञान के बारे में जाना था और आज के वीडियो में अपन ज्ञान वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कल का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं आई होगी। मैंने साथ के साथ क्वेश्चन भी करवा दिए थे आपके, जो ज्ञान टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सब पूरे करवा दिए थे। आपको टॉपिक याद भी हुआ होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने याद किया होगा और आपको क्लास में भी याद हुआ होगा टॉपिक। तो आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ज्ञान वर्गीकरण की। अटपटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी अपन खत्म करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए रेगुलर क्लास से, और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, ताकि हौसला बना रहे। अब आपके कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, दिल को एकदम खुशी मिलती है। ऐसे कमेंट देखता हूं कि अच्छे अच्छे कमेंट आओ, एकदम पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाते हैं मेरे अंदर, तो मेरे को मजबूर कर देते हैं यूट्यूब आने के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का कोर्स निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाऊंगा, वो भी यूट्यूब में। टेट सीरीज, मॉडल पेपर, वो सब आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाता हूं, ये वादा करता हूं आज में। और कोशिश रहेगी सेकंड ग्रेड की भी मैं टेस्ट सीरीज लाने की, ठीक है। अगर मेरे को समय रहा तो सेकंड ग्रेड भी मैं कोशिश रहेगी मेरी पूरी। वादा नहीं करता, लेकिन थर्ड ग्रेड का मैं वादा करता हूं आपसे। देखो, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं कि राजधानी पब्लिकेशन जयपुर द्वारा हमारी बुकें प्रकाशित होती हैं। ये 5 बुकें हैं जो प्रकाशित, 4 बुकें प्रकाशित हो गई है। इसमें यहां पर बात करें कि ये जो एक बुक आई है हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है, और एक है ब्रह्मास्त्र सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ये सेकंड ग्रेड की आई है और एग्जाम रिव्यू है। इसमें 100 पेपर आपको मिलेंगे लाइब्रेरी साइंस के। या मान लो कि ये जो दोनों बुक अगर आपने पढ़ ली तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ही संपूर्ण सार है लाइब्रेरी साइंस का। लाइब्रेरी साइंस का संपूर्ण सार इसी किताब, इन दोनों किताबों के अंदर मिल जाएगा। यानी पूरी चीजें कवर की गई है। ऑल इंडिया जो भी लाइब्रेरी साइंस के जो भी एग्जाम होते हैं, जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो सब इनके अंदर डाल दी, इन बुकों के अंतर्गत। मार्केट में कितने भी बुकें देख लेना आप, लेकिन इन दोनों जैसी बुक नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पूरा कंटेंट उसमें, उन किताबों में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, इन किताबों में आपको कंटेंट मिलेगा। राजस्थान ग्रेड 3 के लिए हमारी नई किताब आने वाली है, इंतजार कीजिए, बहुत ही शानदार किताब आने वाली है, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। देखो, आज अपन बात करेंगे ज्ञान वर्गीकरण की, अपन बात करेंगे, है ना। ज्ञान के बारे में अपन ने जान लिया था, आज ज्ञान वर्गीकरण के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर प्रिय विद्यार्थियों में आपके लिए बता दूं, यानी ज्ञान। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ज्ञान, ठीक है। ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, यानी नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नॉलेज में एक बेसिक चीज में बता रहा हूं कि ज्ञान क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों। ज्ञान व्यापक होता है, ठीक है। ज्ञान क्या होता है? व्यापक होता है, ठीक है। ज्ञान अनंत होता है, ज्ञान अनंत होता है। यानी ज्ञान व्यापक होता है, अनंत होता है, गतिशील होता है, निरंतर होता है। यानी इस पूरे ज्ञान को किसी भी परिसीमा में बांधना मुश्किल है। परिसीमा में बांधना मुश्किल है, यानी ज्ञान सीमित नहीं है, इसको अपन बांध नहीं सकते ज्ञान को। देखो, मेरे मन में एक विचार आ गया तो आ गया, ये तो मनुष्य का स्वभाव है भाई। विचार आ गया तो ज्ञान में तो वृद्धि हो रही है ना, निरंतर वृद्धि हो रही है। अगर कोई तत्व है उसके बारे में जानकारी मिलती तो ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो ज्ञान को अपन यूं बांध थोड़ी सकते हैं, किसी परिसीमा में थोड़ी बांध सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो व्यापक है, अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता।
तो यहां पर जो ये इंसान है ना, एक ये इंसान है, ठीक है, ये अपन जैसे इंसान, अपन ही है मान के चलो, ये इंसान है, इसके दिमाग में अलग अलग योजनाएं चलती रहती हैं, इसका दिमाग सोचता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस नए तत्व से यानी नवीन तत्व से क्या होता है, परिचित होता है, नवीन तथ्यों से परिचित होता है, ठीक है। तो अगर ये नवीन तत्व नवीन तथ्यों से परिचित होगा तो ज्ञान में क्या होगी, निरंतर वृद्धि होगी, ज्ञान में क्या होगी, निरंतर वृद्धि होगी। इसी प्रकार ज्ञान का क्या हो जाएगा, निरंतर विस्तार हो जाएगा, ठीक है। कोई इंसान सोच रहा है, ठीक है, नए जो चीजें अभी अपन खनिज वनिज खोजते हैं, नए तत्व एलिमेंट निकलते हैं, तो ज्ञान बढ़ गया ना, ठीक है। इसके अलावा कोई तथ्यों के बारे में अपन सुनते हैं या कोई तथ्य अपन जानते हैं उनके बारे में, तो ज्ञान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, यानी ज्ञान का विस्तार बढ़ रहा है। तो इस चीज को अपन यूं बांध तोड़ सकते हैं, भाई हम बांध दे, भाई इससे बाहर चीजें नहीं जाएगी, तो ये चीजें तो निकल सकती है, ये चीजें निकल सकती। तो ज्ञान को बांधना मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान व्यापक है, अनंत है, यानी परिसीमा में बांधना मुश्किल है। ये इंसान है, नवीन तत्व नवीन तथ्य नए ज्ञान की खोज में रहता है और ज्ञान का निरंतर विस्तार होता रहता है। इस वजह से ज्ञान को अपन बांध नहीं सकते। बहुत सारे दार्शनिक आए, उन्होंने अपने अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण करने की कोशिश की गई। उन्होंने उनके जो आदिकाल जो चला आ रहा है उनके अनुसार उन्होंने ज्ञान का वर्गीकरण करने की कोशिश की, अपने अपने अनुसार उन्होंने ज्ञान का वर्गीकरण किया। तो आज अपन ज्ञान वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, ठीक है। बात चीजें समझ में आ गई आपके। तो यहां पर अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है ज्ञान वर्गीकरण। जिस टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, ज्ञान वर्गीकरण। ज्ञान वर्गीकरण या अपन कह सकते हैं इसे इंग्लिश में नॉलेज क्लासिफिकेशन। क्या कह सकते हैं, नॉलेज क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। अब यहां पर बात करें ज्ञान वर्गीकरण के, बहुत सारे दार्शनिक आए, विद्वान आए, उन्होंने वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण अपने अपने अनुसार किया। देखो वैदिक कालीन वर्गीकरण भी हुआ, ग्रीक वर्गीकरण भी हुआ, फ्रांसिस बेकर ने भी वर्गीकरण किया ज्ञान का। इसके अलावा इमानुएल कांट ने भी किया, हेगल ने भी किया, ऑगस्ट काम्टे ने भी किया, एम्पियर ने भी किया, स्पेंसर ने भी किया। तो ज्ञान वर्गीकरण में ये विद्वान थे जिन्होंने ज्ञान का वर्गीकरण किया। अब अपन जो बात कर लेते हैं वैदिक कालीन वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं पहला जो ज्ञान वर्गीकरण किया, तो वैदिक कालीन वर्गीकरण, वैदिक कालीन वर्गीकरण किसकी बात कर रहे हैं, वैदिक कालीन वर्गीकरण की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वैदिक कालीन वर्गीकरण की, ठीक है। वैदिक कालीन ज्ञान वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। जो प्राचीन वर्गीकरण है उनमें से एक वर्गीकरण पद्धति है। जो प्राचीन वर्गीकरण जो पद्धतियां होती हैं उनमें से सबसे प्राचीन मानी जाती है वैदिक कालीन वर्गीकरण। तो आप लिख दो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सी है, तो सबसे प्राचीन कौन सी है, ये वाली सबसे प्राचीन है, ठीक है, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन वर्गीकरण पद्धति है। अगर इसमें अगर आपसे पूछे कि इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उल्लेख कहां मिलता है, अगर आपसे उल्लेख ही पूछा जाए तो इसका उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। किसमें मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। इसका जो उल्लेख है
उपनिषदों में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषदों में। डायरेक्ट पूछेगा कि इसका उल्लेख किसमें मिलता है? उपनिषदों में। प्राचीन वर्गीकरण पद्धतियों में से सबसे प्राचीन वर्गीकरण पद्धति कौन सी मानी जाती है? वैदिक कालीन वर्गीकरण पद्धति मानी जाती है। इसमें ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 4 भागों में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहां पर इसने ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया। ज्ञान को 4 भागों में, ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया। ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया। विभक्त, ठीक है। ज्ञान को कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त किया, ठीक है। वैदिक कालीन वर्गीकरण में ज्ञान को कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकरण किया। तो एक तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहला आ जाता है, यहां पर जो पहला जो आ जाता है, पहला आ जाता है धर्म, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला क्या आ जाएगा? धर्म। दूसरा क्या आ जाएगा? अर्थ। और तीसरा क्या आ जाएगा? काम। और चौथा क्या आ जाएगा? मोक्ष। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट ये से पूछेगा कि वैदिक कालीन वर्गीकरण में ज्ञान को कितने भागों में बांटा। तो आपका आंसर आना चाहिए कि 4 भागों में। एक तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। साथ के साथ बोलो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वैदिक कालीन वर्गीकरण क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। इसके बाद अगले वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो आ जाता है ग्रीक वर्गीकरण, ठीक है। दूसरे नंबर का जो वर्गीकरण आ जाता है ज्ञान का, वो है ग्रीक वर्गीकरण। ग्रीक वर्गीकरण, ज्ञान का ग्रीक वर्गीकरण, ठीक है। तो ग्रीक वर्गीकरण में आपको ध्यान रखना है कि जो ये वर्गीकरण किया, ये किसने किया? अरस्तु ने। किसने किया? अरस्तु ने। याद रख लो कि किसने किया? अरस्तु ने। ग्रीक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। इसका जो वर्गीकरण किया ज्ञान का, ये किसने किया? अरस्तु ने। ग्रीक वर्गीकरण किसने किया? अरस्तु ने। तो ज्ञान को 3 समूह में विभक्त कर दिया। यहां पर ज्ञान को 3 समूह में विभक्त कर दिया। ज्ञान को साथ के साथ बोलना, ज्ञान को 3 समूह में विभक्त कर दिया। ज्ञान को कितने समूह में? 3 समूह में विभक्त किया गया। आपको याद रखना है कि ग्रीक वर्गीकरण अरस्तु ने दिया। किसने दिया? अरस्तु ने दिया। और ज्ञान को 3 समूह में विभक्त कर दिया। कितने समूह? 3 समूह। सैद्धांतिक, व्यवहारिक और उत्पादनशीलता, ठीक है। व्यवहारिक हो जाएगा साथियों, इसके अलावा व्यवहारिक हो जाएगा, और इसके अलावा उत्पादनशील हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पहले देखते हैं, पहला हो जाएगा सैद्धांतिक। सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र, ठीक है। 30 ज्ञान को 3 समूह। पहला समूह सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा व्यवहारिक। दूसरा क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। दूसरा क्या हो जाएगा? व्यवहारिक दर्शन शास्त्र, ठीक है। और तीसरा जो समूह हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादनशील। उत्पादनशील कलाएं, ठीक है।
तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अरस्तु ने जो ग्रीक वर्गीकरण दिया था उसमें ज्ञान के कितने समूह बांटे, तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि 3 समूह में बांटा। ठीक है, कितने समूह में? 3 समूह में बांटा। इसके अलावा पहला समूह आ जाता है सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र, अपन कह सकते हैं थ्योरेटिकल फिलोसॉफी। यहां पर व्यवहारिक दर्शन शास्त्र यानी प्रैक्टिकल फिलोसॉफी, उत्पादनशील यानी प्रोडक्टिव आर्ट्स, ये 3 समूह में विभक्त किया किसने? अरस्तु ने। तो आपको याद रह जाएगा, पहला वैदिक कालीन वर्गीकरण, प्राचीन वर्गीकरण पद्धति, पुरानी जो वर्गीकरण पद्धतियों में से सबसे प्राचीन है और इसका जो उल्लेख मिलेगा उपनिषदों में मिलेगा। ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया, किसमें? वैदिक कालीन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, याद रह जाएगा। इसके अलावा ग्रीक वर्गीकरण की बात करें, ये किसने दिया? ये अरस्तु ने दिया। और अरस्तु ने ज्ञान को कितने समूह में बांटा? ज्ञान वर्गीकरण को सैद्धांतिक, व्यवहारिक और उत्पादनशील। अब बात करते हैं अपन फ्रांसिस बेकन की ज्ञान वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, ज्ञान वर्गीकरण की बात करते हैं फ्रांसिस बेकन। तो अगला जो साइंटिस्ट आ जाता है उसकी बात करते हैं फ्रांसिस बेकन। तीसरा ज्ञान वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, वो आ जाता है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, ठीक है। फ्रांसिस बेकन ज्ञान वर्गीकरण की अपन बात कर लेते हैं। इसकी जो बुक है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बुक, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बुक। तो बुक का नाम क्या है? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बुक। तो इसकी बुक है एडवांसमेंट यानी फ्रांसिस बेकन की जो बुक है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बुक, जिसमें ज्ञान वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसमें किसको प्रस्तुत किया गया? ज्ञान वर्गीकरण की योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। किसको प्रस्तुत किया गया? ज्ञान वर्गीकरण योजना को प्रस्तुत किया। ज्ञान वर्गीकरण योजना को प्रस्तुत किया। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बुक, ठीक है, किसकी है? फ्रांसिस बेकन की है। आपको ध्यान रखना है कि एडवांसमेंट लर्निंग बुक किसकी है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए कि फ्रांसिस बेकन की है। इसने ज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 3 भाग। एक इतिहास, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो इस बुक में ज्ञान वर्गीकरण योजनाओं को प्रस्तुत किया और ज्ञान वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत किया तो इसमें ज्ञान को 3 भागों में विभक्त किया। 3 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में विभक्त किया। फ्रांसिस बेकन की जो किताब थी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बुक, इसमें ज्ञान वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत किया और ज्ञान को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी विभक्त कर दिया। इतिहास, काव्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो यहां पर बात करें, पहला आ जाता है इतिहास, दूसरा आ जाता है काव्य शास्त्र और तीसरा आ जाता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो यहां पर फ्रांसिस बेकन की बात हो रही है। फ्रांसिस जो बेकन ने इतिहास यानी हिस्ट्री अपन कह सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, इससे पोसी बोलते हैं शायद, पोसी बोलते हैं शायद, पोसी।
पोसी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर दर्शन शास्त्र हो गया, फिलोसोफी, फिलोसोफी है ना, पोसी, हिस्ट्री, पोसी और फिलोसोफी, ठीक है। फ्रांसिस बेकन ने इतिहास, काव्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र यानी 3 भागों में विभक्त किया। एडवांसमेंट लर्निंग बुक में ज्ञान वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत किया, 3 भागों में विभक्त किया, इतिहास, काव्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र, ठीक है। अब आता है कांट का, कांट, इमानुएल कांट का ज्ञान वर्गीकरण। अगले वर्गीकरण की जो अपन बात कर लेते हैं, अगले वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, कौन से नंबर का आएगा, चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर के जो वर्गीकरण की बात कर लेते हैं यहां पर कांट, ठीक है। जो कांट का ज्ञान वर्गीकरण, या अपन कह सकते हैं कांट वर्गीकरण, क्या कह सकते हैं, कांट का वर्गीकरण या कांट का ज्ञान वर्गीकरण कह सकते हैं। इसका पूरा नाम इमानुएल कांट है, ठीक है, इमानुएल कांट, ठीक है। क्या है साथियों, इमानुएल कांट है। तो अगर आपसे पूछे कि ज्ञान कांट का ज्ञान वर्गीकरण किसने दिया, तो आप बोल देना डायरेक्ट इमानुएल, इमानुएल कांट ने दिया। किसने दिया, इमानुएल कांट ने दिया। और ज्ञान वर्गीकरण की इसने 2 श्रेणियां बता दी। कितनी श्रेणियां बता दी, 2 श्रेणियां बता दी। एक तो दार्शनिक और एक आ जाता है गणितीय, ठीक है। इन्होंने जो ज्ञान को है ना, ज्ञान की श्रेणियां, ज्ञान की 2 श्रेणियां बताई, ज्ञान की 2 श्रेणियां बताई, ठीक है। अब 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पहली श्रेणी आ जाती है इसमें दार्शनिक अवधारणाएं, दार्शनिक अवधारणाएं, दार्शनिक अवधारणाएं, दार्शनिक अवधारणाएं, दार्शनिक अवधारणाएं। और दूसरा आ जाता है गणितीय अवधारणाएं, गणितीय अवधारणाएं, गणितीय अवधारणाएं, गणितीय अवधारणाएं, गणितीय अवधारणाएं। यानी अगर कांट का ज्ञान वर्गीकरण पूछे तो आपसे पूछ के कांट का ज्ञान वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, या आपसे पूछ ले इमानुएल कांट द्वारा क्या दिया गया ज्ञान, तो ज्ञान का वर्गीकरण दिया गया। और इसने इमानुएल कांट ने ज्ञान की कितनी श्रेणियां बनाए, तो ज्ञान की 2, एक तो दार्शनिक, एक आ जाती है गणितीय। एक तो आ जाती है दार्शनिक हो जाती है, एक गणितीय हो जाती है। तो बात समझ में आ गई भाई। पहला तो वैदिक कालीन अपन ने पढ़ लिया था, प्राचीन पद्धति मानी जाती है, याद कर लो। उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान को 4 भागों में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आ जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, साथ के साथ याद करो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला है ग्रीक वर्गीकरण। ग्रीक वर्गीकरण किसने दिया, अरस्तु ने। ग्रीक वर्गीकरण किसने दिया, अरस्तु ने दिया। ज्ञान को 3 समूह में विभक्त किया। कितने समूह, 3 समूह। पहला आ जाता है सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र यानी थ्योरेटिकल फिलोसॉफी। दूसरा आ जाता है व्यवहारिकल दर्शन शास्त्र, प्रैक्टिकल फिलोसॉफी। उत्पादनशील, तीसरा उत्पादनशील कलाई यानी प्रोडक्टिव आर्ट्स। याद हो जाएगा, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, उत्पादनशील, साथ के साथ बोलोगे याद हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन का जो वर्गीकरण है, इसकी जो बुक है एडवांसमेंट लर्निंग बुक, इसमें ज्ञान वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत किया। 3 भागों में डिवाइड किया भाई, इतिहास, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। इतिहास, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। अगले जो वर्गीकरण की अपन बात कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो यहां पर हो जाता है कांट का वर्गीकरण। कांट, इमानुएल कांट ने दिया। ज्ञान की 2 श्रेणियां बताए,
एक श्रेणी तो इसने बताई दार्शनिक अवधारणाएं, ठीक है, फिलोसॉफी कॉन्सेप्ट, और अगला बताया इन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये 2 श्रेणियां बताई, ठीक है। ये 4 आपको याद हो गए होंगे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अपन ज्ञान वर्गीकरण देख रहे थे, अब हेगल का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे थे? ज्ञान वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे? ज्ञान वर्गीकरण, नॉलेज क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नॉलेज क्लासिफिकेशन में अपन ने 4 पढ़ लिए थे, ठीक है। कितने पढ़ लिए थे? 4 पढ़ लिए थे। एक तो वैदिक कालीन पढ़ लिया था, वो आपको पता है कि प्राचीन पद्धतियों में से एक है, उपनिषदों में मिलता है, और इस 4 भागों में डिवाइड किया गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ग्रीक वर्गीकरण अरस्तु ने दिया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, उत्पादनशील कलाएं, ठीक है। फ्रांसिस बेकन की बात करें, उसकी बुक थी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसमें ज्ञान की योजना को प्रस्तुत किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, इतिहास, काव्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र। अगला अपन ने कांट का पढ़ा। कांट का इमानुएल कांट ने 3 समूह, एक तो दार्शनिक हो जाएगा, एक गणितीय हो जाएगा, ठीक है। अब अपन जो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वो हेगल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हेगल वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। इसने भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो यहां पर 5वें नंबर का आ जाएगा हेगल। हेगल भी बोलते हैं, इससे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेगल, हेगल वर्गीकरण, हेगल वर्गीकरण, ठीक है। तो इसने भी ज्ञान को 3 समूह में विभक्त किया। कितने समूह में? 3 समूह में विभक्त किया। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि ज्ञान को कितने समूहों में विभक्त किया? ज्ञान को कितने समूह में विभक्त किया? तो 3 समूहों में विभक्त किया। 3 समूहों में विभक्त किया। 3 समूहों में विभक्त किया। कितने समूह में? 3 समूहों में विभक्त किया। अब आपसे पूछेगा कि हेगल वर्गीकरण द्वारा जो 3 समूह थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो तर्कशास्त्र यानी लॉजिक हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान, एक मानसिक विज्ञान, ठीक है। तो यहां पर 3 समूह, एक तो हो जाएगा तर्क शास्त्र, ठीक है। तर्क शास्त्र का अपन मतलब कह सकते हैं कि लॉजिक, ठीक है। तर्क शास्त्र क्या? लॉजिक। एक आ जाता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा आ जाता है प्राकृतिक, दूसरा क्या आ जाता है? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। और तीसरे की बात करते हैं मानसिक विज्ञान, मेंटल साइंस, मानसिक विज्ञान, मानसिक विज्ञान। क्या आ जाता है? मानसिक विज्ञान। तो हेगल वर्गीकरण है 3 समूह में विभक्त किया। आपसे डायरेक्ट पूछेगा हेगल ने ज्ञान वर्गीकरण को कितने समूह में विभक्त किया कि 3 समूह में विभक्त किया। तो 3 समूह तर्क शास्त्र यानी लॉजिक, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, मानसिक विज्ञान, मेंटल विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा फिर जो प्राकृतिक जो विज्ञान है, ठीक है, ये प्राकृतिक जो ब्रांच है, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट को और शामिल किया गया। तो इसमें आ जाता है एक तो मैकेनिज्म, फिजिक्स और बायोलॉजिकल, ठीक है। तो यहां पर मैकेनिज्म, फिजिक्स, बायोलॉजिकल, ठीक है। मैकेनिज्म, फिजिक्स और बायोलॉजिकल। आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत कितने विषय को शामिल किया गया? तो 3 विषय को शामिल किया गया, मैकेनिज्म,
फिजिक्स, बायोलॉजिकल, किसके अंतर्गत शामिल किया गया? यह शामिल किया गया प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। यहां पर मैकेनिज्म हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, बायोलॉजिकल। किस ब्रांच के अंतर्गत? नेचुरल साइंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नेचुरल साइंस के अंतर्गत। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के अंतर्गत। ठीक है, हेगल का वर्गीकरण। ठीक है, अब जो बात करते हैं, अब अगस्त काम्टे वर्गीकरण पद्धति की बात करते हैं। अगस्त काम्टे वर्गीकरण पद्धति की अपन बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर का आ जाता है अगस्त, अगस्त भी बोलते हैं, अगस्त भी बोलते हैं, अगस्त काम्टे का वर्गीकरण। अगस्त काम्टे का वर्गीकरण, अगस्त काम्टे का वर्गीकरण। ठीक है, अगस्त काम्टे का वर्गीकरण। अगस्त काम्टे का वर्गीकरण यानी अगस्त काम्टे, अगस्त काम्टे, काम्टे का जो वर्गीकरण है, अगस्त काम्टे को समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र का जनक। याद रख लेना, समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। कौन कहा जाता है? अगस्त काम्टे समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर 1830 में इन्होंने ज्ञान का वर्गीकरण किया। कब किया? 1830 में ज्ञान का वर्गीकरण किया गया। और ज्ञान का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया, विषय को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। भाई पहले गणित रख दी, फिर समाज शास्त्र रख दिया, फिर यहां पर भौतिक, फिर रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, फिर सामाजिक भौतिकी। इस प्रकार इन्होंने क्रमबद्ध रूप से विषय को सेट किया। तो यहां पर लिख लेते हैं अपन गणित, खगोल शास्त्र, यहां लिख देता हूं। ठीक है, गणित, ठीक है, खगोल शास्त्र। ठीक है, अगस्त काम्टे का अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसे समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और 1830 में इन्हें विषय को जो ज्ञान का वर्गीकरण किया। तो इसमें आ जाएगा अपने गणित आ गया, खगोल शास्त्र आ जाएगा, भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। भौतिक, भौतिक, तीसरी आ जाती है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। और 5वीं आ जाती है जीव विज्ञान। 5वां विषय कौन सा आ जाता है? जीव विज्ञान आ जाता है। तो आपके लिए पहले तो आ जाएगा गणित आ जाएगा, खगोल शास्त्र आ जाएगा, भौतिक आ जाएगा, रसायन शास्त्र आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा, फिर लास्ट में जो विषय आएगा वो जाएगा सामाजिक भौतिकी। ठीक है, सामाजिक भौतिकी। तो 6ठा नंबर का आ जाएगा सामाजिक भौतिकी, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक भौतिकी। इस प्रकार से विषय को क्या किया? क्रमबद्ध रूप से सेट किया। किसने? अगस्त काम्टे का वर्गीकरण समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। और 1830 में इन्होंने ज्ञान का वर्गीकरण किया गया। पहले गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, सामाजिक भौतिकी विषयों को क्रमबद्ध किया। अब अगला जो आ जाता है एम्पियर का ज्ञान वर्गीकरण। ठीक है, एम्पियर का ज्ञान वर्गीकरण। अगली जो आ जाती है 7वें नंबर की, वो आ जाता है एम्पियर। एम्पियर, एम्प्रे भी बोलते हैं इसे, है ना। इसे एम्प्रे भी किताब, बहुत सारी किताबों में एम्प्रे भी लिखा हुआ है। एम्प्रे का ज्ञान वर्गीकरण, एम्प्रे का ज्ञान वर्गीकरण, एम्प्रे का ज्ञान वर्गीकरण, एम्प्रे का ज्ञान वर्गीकरण, एम्प्रे का ज्ञान वर्गीकरण। अब एम्प्रे का जो ज्ञान वर्गीकरण है, इसे सबसे उत्तम विधि कहा है। क्या कहा है? सबसे उत्तम विधि। तो आपसे पूछे कि ज्ञान वर्गीकरण में
सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो एम्प्रे की है। सबसे उत्तम विधि कौन सी है? एम्प्रे की है। ज्ञान वर्गीकरण में सबसे उत्तम विधि कौन सी है? एम्प्रे की है। तो इसने जो विषय है, विषय पहले फिजिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ठीक है। एक तो हो जाएगा फिजिक्स, हो जाएगा इंजीनियरिंग, हो जाएगा जियोलॉजी, हो जाएगा माइनिंग, बोटनी, एग्रीकल्चर। माइनिंग, बोटनी, माइनिंग, बोटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी। ठीक है। एम्प्रे का अपन ज्ञान वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। फिजिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, माइनिंग, बोटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, मेडिसिन विषय को क्रमबद्ध किया। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, 8वां आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा। और 9वां आ जाएगा मेडिसिन। मेडिसिन, ठीक है। एम्प्रे का जो ज्ञान वर्गीकरण फिजिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, माइनिंग, बोटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री, मेडिसिन, ये एम्पेयर का ज्ञान वर्गीकरण है। ठीक है। अगले जो वर्गीकरण की बात कर लेते हैं वो स्पेंसर का। स्पेंसर ज्ञान वर्गीकरण आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। स्पेंसर, तो 8वें नंबर में आ जाएगी स्पेंसर। स्पेंसर, स्पेंसर का ज्ञान वर्गीकरण। स्पेंसर का ज्ञान वर्गीकरण क्या देखेंगे? स्पेंसर का ज्ञान वर्गीकरण। ठीक है। तो इसे आधुनिक समाजशास्त्र का जनक, ठीक है, आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजशास्त्र का, आधुनिक समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि स्पेंसर को क्या कहा जाता है ज्ञान वर्गीकरण में, तो आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और इसने भी विषय को जो व्यवस्थित किया, जो क्रम था, पहले तर्क शास्त्र, फिर गणित, फिर भौतिक। ठीक है। स्पेंसर का ज्ञान वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसे आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। और यहां पर इसने तर्कशास्त्र बता दिया, मैंने आपके लिए गणित बता दिया, भौतिक बता दिया। इसके अलावा रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, और 5वां है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, और 6वां भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र। ये किस में आ रहा है? स्पेंसर में आ रहा है। तो पहले याद करो आप, तर्कशास्त्र याद कर लो आप, ठीक है, गणित याद कर लो, भौतिक याद कर लो, रसायन शास्त्र याद कर लो, खगोल शास्त्र याद कर लो, भूगर्भ शास्त्र याद कर लो, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। तो जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, 8वां मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है।
तर्कशास्त्र हो गया, गणित हो गया, भौतिक, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, ठीक है, के क्रम में विषयों का क्या किया, व्यवस्था किया, ठीक है। इस क्रम में विषयों का क्या किया, व्यवस्थापन किया। तर्क शास्त्र, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, ये ज्ञान वर्गीकरण की विधियां हैं, ठीक है। आपको आ गई होगी, एक बार अच्छे से पढ़ना। ये सबसे हार्ड लगते हैं ना, कांट, आगस्टे, वैदिक वर्गीकरण, हेगल का वर्गीकरण, तो है ना माइंड बहुत खराब हो जाता है कि यार ये चीजें क्या है, ये चीजें समझ में नहीं आई। तो ये चीजें आपको मैंने समझा दी, आपको आ गई होगी समझ में। पहला हेगल का वर्गीकरण पढ़ा था, इसने 3 समूह में विभक्त किया। कितने समूह में? 3 समूह में। पहला तर्कशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान और मानसिक विज्ञान, लॉजिक, नेचुरल साइंस और मेंटल साइंस। अब प्राकृतिक साइंस में भी 3 विषय इंक्लूड हो गए बाद में, मैकेनिज्म, फिजिक्स, बायोलॉजिकल, याद रह जाएगा। अगला जो वर्गीकरण आ जाता है ऑगस्ट काम्टे का वर्गीकरण, इसे समाज शास्त्र का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। 1830 में ज्ञान वर्गीकरण किया और इसने ज्ञान के जो विषय उनको निम्न रूप से क्रमबद्ध किया: गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, सामाजिक, भौतिक, ठीक है। यहां पर अगला जो वर्गीकरण आ जाता है एम्पियर या एम्प्रे का ज्ञान वर्गीकरण, तो इसमें विषय को क्रमबद्ध किया: फिजिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, माइनिंग, बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, मेडिसिन। इस प्रकार से विषय को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया। लास्ट वाला पढ़ते हैं स्पेंसर का ज्ञान वर्गीकरण, आधुनिक समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसने विषय को क्रमबद्ध किया: तर्कशास्त्र, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, ठीक है। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के जो ज्ञान वर्गीकरण के जो दार्शनिक थे, उन्होंने ज्ञान का वर्गीकरण इस प्रकार से किया। तो आप लोगों की ये चीज समझ में आ गई होगी, तो आप अच्छे से इनको रीड कर लेना। अब वीडियो खत्म, आप जल्दी जल्दी में 2-3 बार वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा। कोई समस्या आए तो बता दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, दिल खुश हो जाता है आप लोगों से, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।